हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है सीडीपी की, जिसमें हम 23 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारी 24th क्लास है। इससे पहले की सारी क्लासेस आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है जहाँ पर सारी क्लासेस मैंने एक साथ ऐड ऑन कर दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और हर क्लास की तरह हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम यहाँ से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। इससे पहले की जो क्वेश्चन है वो हमने कल वाली वीडियो में कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 17 तक, और उससे आगे के क्वेश्चन आज की वीडियो में कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जिस पर शिक्षण, प्रशिक्षण तथा पूर्व अनुभूतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वह क्या है। अब इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि द्विकारक बुद्धि सिद्धांत क्या है। देखिए, मैंने आपको वैसे थ्योरी की क्लासेस भी सारी करवाई हैं, जितना भी कंटेंट करवाए सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम कर रहे हैं वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर भी हम समझते ही हैं। तो चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं कि द्विकारक बुद्धि सिद्धांत होता क्या है। तो देखिए, बुद्धि के जो सिद्धांत है ना, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से समझाया है। जैसे बुद्धि का एक कारक सिद्धांत होता है, वो दिया था बिने ने, जिसने कहा था कि बुद्धि एक ही फैक्टर से मिलकर बनी होती है। दूसरा आता है बुद्धि का सिद्धांत, आपका बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। और ये जो द्विकारक सिद्धांत है ये दिया था आपका स्पीयरमैन ने। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा पूछा है सीटेट में कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। अब स्पीयरमैन क्या कहते हैं कि बुद्धि जो है दो प्रकार की होती है। बुद्धि के दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर होता है आपका जी फैक्टर और दूसरा फैक्टर होता है आपका एस फैक्टर। अब ये जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जी यानी कि सामान्य बुद्धि, जी फैक्टर कहने का मतलब है सामान्य बुद्धि, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस। तो उन्होंने कहा था कि ये जो जी फैक्टर है, सामान्य बुद्धि है, ये पृथ्वी में प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक बुद्धि होती है, यानी कि एस फैक्टर जिसको कह रहे हैं, हिंदी में कहेंगे विशिष्ट बुद्धि, ये जो विशिष्ट बुद्धि होती है ये हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। जनरल फैक्टर में जैसे हम में से सभी को गाना भी आता है, दौड़ना भी आता है, खाना भी आता है, पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, ठीक है। जब जो सिचुएशन आती है हम उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ कर सकते हैं। हमें डांस करना भी आता है, ठीक है। ये होता है जनरल फैक्टर जो प्रत्येक मनुष्य में पाया जाता है। चाहे वो डांस अच्छा करे, चाहे बुरा करे, चाहे अच्छा गाए या बुरा गाए, लेकिन वो गा सकता है, डांस कर सकता है, प्रत्येक एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है। ये हो गया जनरल फैक्टर जो सभी में होता है और समान रूप से पाया जाता है। लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है ना, ये विशिष्ट फैक्टर, ये हर व्यक्ति में अलग अलग पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में उसकी वो स्पेसिफिक एबिलिटी है, ठीक है, वो विशिष्ट गुण है उसके अंदर स्पोर्ट्स का। जैसे कोई व्यक्ति है जो आपको बहुत अच्छा पढ़ाता है तो उसके अंदर टीचिंग का वो स्पेसिफिक फैक्टर है, यानी कि विशेष गुण है। जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा है क्लासरूम में जिसका मैथ सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, दूसरा बच्चा है कि उसका एसएसटी बहुत अच्छा है। अब जिस बच्चे का मैथ सब्जेक्ट अच्छा है ना, उसकी जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है वो मैथ सब्जेक्ट में बहुत अच्छी है। और जो दूसरा बच्चा है जिसका एसएसटी में बहुत अच्छा रोल है, उसको एसएसटी बहुत अच्छे से समझ में आती है, तो उसका एसएसटी सब्जेक्ट में वो विशिष्ट गुण हो गया। आप आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, यानी कि जो भी जिस भी फील्ड में काम कर रहा है उसका वो विशिष्ट गुण है। जैसे आपने कुमार विश्वास का नाम सुना होगा, तो वो पोएट्री के फील्ड में है, तो उनके अंदर वो विशेष गुण किस चीज़ का है? कविता का, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। जैसे एक साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट के अंदर साइंस का स्पेसिफिक गुण है क्योंकि वो साइंस से रिलेटेड काम करते हैं। और वहीं एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो कृषि से रिलेटेड काम अच्छे से करता है, ठीक है। तो हर किसी में अलग अलग एबिलिटी होती है। इसीलिए तो आप देखते ही हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम भी आते हैं, कोई व्यक्ति पुलिस बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई कुछ बनता है, तो उनके अंदर वो एक स्पेसिफिक गुण होता है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक कारण सभी में अलग अलग हो सकते हैं, आपको ये समझना है। तो अब आपसे पूछ लिया कि स्पीयरमैन के द्विकारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जिस पर शिक्षण, प्रशिक्षण और पूर्व अनुभूतियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो क्या होगा? वो होगा आपका जी कारक, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में इसको जी फैक्टर या जनरल फैक्टर भी कह देते हैं और हिंदी में सामान्य कारक कहते हैं। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। उन्होंने कहा बुद्धि दो प्रकार से मिलकर बनी होती है, एक जी फैक्टर और एक एस फैक्टर, ठीक है। और ये एस तो सभी में अलग अलग हो सकता है, लेकिन जी फैक्टर सभी में एक जैसा होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि वह कारक जिस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जनरल फैक्टर सभी में एक जैसा होता है। तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक के वर्तमान विचार, इच्छा, अनुभव तथा प्रत्यक्षण मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं? पहला है अभिप्रेरणा का निर्माण करते हैं, दूसरा है चेतना का निर्माण करते हैं, तीसरा है संपूर्ण चरित्र का निर्माण करते हैं, या फिर असमायोजन का निर्माण करते हैं। अब देखिए, संपूर्ण चरित्र हम तब कहते जब बच्चे का मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, भावात्मक, भावनात्मक सभी तरीके से विकास की बात करी होती, तब इसका आंसर होता संपूर्ण चरित्र का निर्माण हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 चीज़ों की बात हुई है जो आपके चेतना से रिलेटेड है, आपके दिमाग से रिलेटेड है। जैसे विचार आपके कहाँ से आते हैं, आपके थॉट कहाँ से पैदा होते हैं, आपके दिमाग से, ब्रेन से, है ना। ऐसे ही आपकी जो इच्छा है, जो अनुभव है, प्रत्यक्षण है, ये सभी हमारी चेतना से मिलकर के आते हैं। तो ये सारे मिलकर निर्माण करेंगे चेतना का। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा मतलब ये होता है जब हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। जैसे अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आप मोटिवेटेड हैं कि मुझे सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अगर आप मोटिवेट नहीं होते तो आप पढ़ाई नहीं करते, आप वीडियोस नहीं देखते, लेकिन अभी आप पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आप मोटिवेटेड हैं कि मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देना है और एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ठीक है, ये होता है अभिप्रेरणा। और असमायोजन आपका एक नेगेटिव चीज़ होती है, नेगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि देखिए असमायोजन मतलब होता है सभी में एडजस्ट ना हो पाना। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। वो अगर कहीं समाज में चले गए तो वो खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें अच्छा ही नहीं लगता है। वो सोचते हैं कब मैं इस समाज से जाऊं और अपने रूम पे चले जाऊं। तो ये होता है आपका असमायोजन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इससे रिलेटेड आपसे कुछ नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, चेतना का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता किस चीज़ में करता है? पहला है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, दूसरा है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, तीसरा है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, एंड फोर्थ ऑप्शन इज शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। तो आप भी इसके आंसर तक पहुंच ही गए होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि यहाँ पर कहा है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करना। क्योंकि बच्चे का जो विकास हो रहा है ना, उससे सिर्फ सामाजिक स्तर या फिर आर्थिक स्तर यही चीज़ें थोड़ी देखी जाती हैं। अलग अलग फील्ड में अलग अलग एक्टिविटीज़ वो कर सकता है और अलग अलग अधिगम शैलियाँ होती हैं, तो उनको प्रभावी रूप में समझने के लिए टीचर की हेल्प करता है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना। अब ये जो विकास के सिद्धांत हैं, इसकी बहुत सारे सिद्धांत हैं। डिटेल्ड वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वीडियोस का, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और विकास में जो 2 मेन सिद्धांत हैं वो आप याद रखिएगा, वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता देती हूँ यहाँ पर। देखिए, बच्चे के विकास की जो 2 स्पेसिफिक चीज़ें हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। पहला है जो बच्चे का विकास होता है वो सर से पैर की ओर होता है। दूसरा जो बच्चे का विकास होता है वो सेंटर से एक्सट्रीमिटीज़ की तरफ होता है, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर। अब देखिए, सर से पैर की ओर, ये तो आप समझ गए, जब बच्चे का विकास सर से पैर की ओर होगा तो उसे क्या कहा जाता है। सीटेट में ये क्वेश्चन बना है। तो जब बच्चे का विकास सर से पैर की तरफ होता है तो उसे हम बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। ठीक है, नोट कर लीजिए, सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। और जब बच्चे का विकास यानी कि डेवलपमेंट केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से बाहर की ओर कहने का मतलब है सबसे पहले बच्चे का जैसे हार्ट डेवलप हुआ, अंदर के ऑर्गन्स डेवलप होंगे, उसके बाद धीरे धीरे बॉडी के बाहर के ऑर्गन डेवलप होंगे, फिर उसकी फिंगर्स डेवलप होंगी, इस तरीके से। तो जब विकास केंद्र से बाहर की तरफ होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, ये दोनों नाम आप याद कर लीजिएगा क्योंकि सीटेट में ये बहुत पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फ्रेंड्स। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में पहला है सीखना गैर प्रासंगिक है, दूसरा है शिक्षक कक्षा और शिक्षार्थी के सीखने पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, तीसरा है विद्यार्थी एक दूसरे और शिक्षकों के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं, और चौथा ऑप्शन है आकलन योगात्मक और मानकीकृत होता है। तो देखिए, क्लासरूम है आपकी सामाजिक और रचनात्मक, जहाँ पर बच्चे का सामाजिक विकास भी हो रहा है और कुछ नया भी वो करना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, शिक्षार्थी जो हैं एक दूसरे और शिक्षक के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑब्वियसली अगर बच्चे के अंदर आपने रचनात्मकता को डेवलप करना है, यानी कि क्रिएटिविटी विकसित करनी है, जिसमें बच्चा अलग अलग तरीके से नए ज्ञान की खोज कर सके, और बच्चे को अगर सामाजिक होना है, किस तरीके से वो सोशल होगा,
तो ये सब जानने के लिए उसको ऑब्वियसली टीचर के साथ भी इंटरेक्शन करना होगा और स्टूडेंट्स के साथ भी। तो इन दोनों के साथ बातचीत करके यहाँ पर वो ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अधिगम के किस सिद्धांत का मत है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये जो आप ऑपरेंट देख रहे हैं यहीं से आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अधिगम का एक सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरी, और वो आपकी जो फर्स्ट में लिखा है ना क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यही है ऑपरेंट कंडीशनिंग। और ये दी थी स्किनर ने, किसने दी थी वो भी आप नोट कर लीजिए। ये थियोरी दी है स्किनर ने, जिसमें उन्होंने चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। पहले एक चूहे पर किया था और उसके बाद एक कबूतर पर प्रयोग किया था। और इस थियोरी को हम एक और नाम से जानते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत के नाम से। साथ ही साथ अगर आपको एक्स्ट्रा में एक चीज़ और ध्यान रखनी है तो इसे हम कहते हैं RS थियोरी। RS थियोरी यानी कि रिस्पॉन्स स्टिमुलस थियोरी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो चूहा होता है वो रिस्पॉन्स करता है यानी कि प्रतिक्रिया करता है, उसके बाद उसको स्टिमुलस मिलता है यानी कि उद्दीपक मिलता है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है थियोरी में, बस आप याद रखिएगा इसे हम RS थियोरी के नाम से भी जानते हैं। और ये आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है और ये दिया था स्किनर ने, जिसमें इन्होंने पुनर्बलन की भी बात करी थी यानी कि रीइंफोर्समेंट की, जो कि आपको पता ही होगा। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जब किसी काम को हम चाहते हैं कि बच्चा और आगे अच्छी तरह से करे तो उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। रीइंफोर्समेंट कैसे दिया जाता है, जैसे क्लासरूम में टीचर ने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछा, एक बच्चे ने आंसर दिया तो टीचर उसको पुनर्बलन देते हुए कहेंगे कि बेटा वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया। या फिर बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया होगा तो टीचर बोलेंगे कि बेटा यहाँ पर आपसे मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप अच्छे से याद करके आंसर देना। तो इस तरीके से उसको अप्रिशिएट करना, रीइंफोर्स या पुनर्बलन मतलब होता है अप्रिशिएट करना। और इसकी बात स्किनर करते हैं अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में ही। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो अधिगम के इसी सिद्धांत में अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है, यही चीज़ कही हुई थी स्किनर ने, वो भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन में। ठीक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है। बाधक यानी कि जो कि आपकी समस्या समाधान की जो प्रोसेस है उसमें रुकावट पैदा करती है, ये पूछा है। तो रुकावट कौन सी पैदा करेगी, पहला है सही स्कीमा को क्रियाशील करना। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्कीमा आपके दिमाग से रिलेटेड होता है और दिमाग को अगर आप क्रियाशील करेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्व आप कर पाएंगे। तो ये बाधक नहीं है बल्कि ये अच्छी चीज़ है। सही समस्या को पहचानना, ये भी बिल्कुल सही है। अगर समस्या का समाधान करना है तो सबसे पहले आपको समस्या को अच्छी तरीके से पहचानना होगा, फिर उसका एनालिसिस करना होगा, विश्लेषण करना होगा, उसके बाद समस्या समाधान करेंगे। तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन है अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर है कि अन्वेषण मतलब होता है खोज करना, खोजबीन करना। तो खोज विधियों का और समस्या समाधान की समान रणनीतियों का प्रयोग करेंगे तभी जाकर समस्या का समाधान हमको मिलेगा। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है प्रतिक्रिया अनम्यता, ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि बच्चा प्रतिक्रिया करेगा तभी समस्या समाधान मिलेगा। अब यहाँ कह रहा है नहीं करेगा, तो यही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। यही एक बाधक तत्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको सुमेलित करना है स्लाइड प्रोजेक्टर। अच्छा ओके, यहाँ पर ना आपको ये कुछ साधन दिए हैं, यानी कि श्रव्य दृश्य साधन, जिसे हम कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। तो आपको यहाँ से बहुत ईजी है, आपको मैच करना है कि कौन सा ऑडियो है, कौन सा विजुअल है, यानी कि कौन सा श्रव्य साधन है, कौन सा दृश्य साधन है, ये आपको पहचानना है। तो पहला है स्लाइड प्रोजेक्टर। ठीक है, स्लाइड प्रोजेक्टर कैसा है, ये होता है फ्रेंड्स आपका प्रक्षेपण साधन। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रक्षेपित किया जाता है जो स्लाइड प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। टीवी क्या है, टीवी आपका श्रव्य दृश्य दोनों साधन है, क्योंकि जब आप टीवी देखते हैं वहाँ से आपको आवाज़ भी सुनाई देती है और टीवी में चित्र भी चल रहे होते हैं, तो ये श्रव्य दृश्य साधन हो गया। और चार्ट कैसा हो गया, चार्ट आपका दृश्य साधन हो गया, क्योंकि चार्ट में आप देख करके सीखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि चार्ट बोलता भी है ना, तो सिर्फ दृश्य साधन है, यानी कि दिखाई देने वाला। नेक्स्ट है आवाज़ रिकॉर्डर। आवाज़ रिकॉर्डर क्या है, आपका श्रव्य साधन। श्रव्य मतलब होता है सुनने वाला साधन। जो रिकॉर्डिंग हम करते हैं मोबाइल में वो क्या है, श्रव्य साधन है, उसमें हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, जो कि मैंने आपको समझा भी दिया है किसका किससे मिलान होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर आपको सीटेट सीडीपी के हैंड रिटन नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं।
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ले चुके हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बनाए हैं और बहुत ही कम प्राइस पर आपको अवेलेबल भी हो जाएंगे। इसीलिए अगर आपको चाहिए तो इस पर व्हाट्सअप करके आप ले सकते हैं। अगर वो सारे कॉन्सेप्ट वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे ना, फिर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा। ठीक है, नोट आपसे पूछा है। पहला है, छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना। देखिए ये ही यहाँ पर नहीं होगा, उत्तरों की प्रतिलिपि बनानी है। इससे क्या होगा, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, बल्कि छात्रों को संप्रत्यय इस प्रकार से पढ़ाने हैं कि उनकी समझ में आ जाएं। लेकिन यहाँ कह रहा है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि मतलब होता है जेरोक्स कॉपी बनाना। अगर आप बच्चों से कह दे रहे कि आप जेरोक्स बना के लाइए, प्रतिलिपि बनाइए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सेकंड है, छात्रों से उस संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना। ये तो पॉजिटिव चीज़ है, जब बच्चे अपने शब्दों में समझाएंगे दैट मीन्स उन्हें वो चीज़ समझ में आ गई है। थर्ड है, विद्यार्थियों को विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना। जी हाँ, विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाना, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल टू रूल। ये मैंने आपको बताया है, ये इंडक्टिव मेथड होती है, आगमनात्मक विधि, जिसमें सबसे पहले बच्चों को एग्जाम्पल बताए जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बच्चों को रूल सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बच्चों को नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है तो सबसे पहले आप बच्चों को नाउन के एग्जाम्पल देंगे। जैसे आप क्लासरूम में कह सकते हैं बच्चों से कि अपने क्लोज फ्रेंड का नाम बताओ, तो अपने फ्रेंड का नाम बताएगा। आप कौन कौन सी जगह पर घूमे हुए हो तो वो उन प्लेस का नाम बताएगा। तो इस तरीके से एग्जाम्पल्स को जोड़ करके लास्ट में टीचर रूल बना सकते हैं कि कोई भी पर्सन है, कोई स्थान है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो इस तरीके से ये होता है और ये पॉजिटिव चीज़ है। लास्ट है, छात्रों को विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन आपका फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन मतलब होती है फ्रेंड्स, जहाँ पर बच्चा केंद्र में होता है। कहने का मतलब है ये आपका एजुकेशन सिस्टम है पूरा, और इसके सेंटर में बच्चा है, और जब बच्चा सेंटर में है तो बच्चे को उस बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। बच्चे को पढ़ाएंगे उसकी रुचि को देख करके, जिस चीज़ में बच्चे की रुचि है उस चीज़ को बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, उसको क्या आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब है बच्चे को देखते हुए एजुकेशन देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई चैप्टर पढ़ाना है टीचर ने क्लासरूम में, लेकिन उस दिन बच्चों का मन नहीं है उसे पढ़ने का, तो टीचर क्या कर सकते हैं, उस चैप्टर को उस दिन छोड़ करके उस दिन कोई इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा सकते हैं जिसको पढ़ने में बच्चों की रुचि होगी। इस तरीके से तो जब बच्चा केंद्र में होता है तो सारी चीज़ें बच्चों के अनुसार करी जाती हैं, और यही हमारा NCF भी कहता है और यही हमारा NEP 2020 भी कहता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण क्या है, आपसे ये पूछा है। पहला है, एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। जी नहीं, ये बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। सेकंड है, एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। जी नहीं, कभी भी पुरस्कार और दंड दे करके बच्चों को कंट्रोल आप नहीं कर सकते हैं। थर्ड है, एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहता है। कभी भी नोट्स को याद करना या रटना ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं फ्रेंड्स बाल केंद्रित शिक्षा में। तो अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचा और यही इसका राइट आंसर होगा, एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। ठीक है, यहाँ पर सारी चीज़ें कहने का मतलब है बच्चे के अकॉर्डिंग होती है, बच्चे अपने अनुसार ही पढ़ाई करेंगे। चलिए, तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों का निदानात्मक परीक्षण इसलिए करता है जिससे कि उसे पता चल सके। उसे क्या पता चल सके, क्यों करता है? तो देखिए, निदानात्मक परीक्षण इंग्लिश में होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। निदानात्मक परीक्षण होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, निदानात्मक परीक्षण किया जाता है बच्चे की प्रोग्रेस का पता लगाने के लिए, यानी कि जैसे टीचिंग की प्रोसेस चल रही होती है उसी बीच में ये पता लगाया जाता है कि बच्चे को ये पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे के रीज़न क्या हैं। तो ये सारी जब कठिनाइयों का पता लगाया जाता है ना, कि जैसे लर्निंग की प्रोसेस में बच्चों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही होगी, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं निदानात्मक परीक्षण के अंदर होती हैं। अब आपको अपना आंसर खुद ही मिल गया होगा। पहला है शिक्षार्थियों की अधिगम प्रकृति का
दूसरा है शिक्षार्थियों की कठिनाइयों का पता लगता है, तीसरा है उनके शारीरिक विकास का, और चौथा है पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, निदानात्मक परीक्षण में शिक्षार्थियों की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, यानी कि लर्निंग की प्रोसेस में अगर उनको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, उनको क्या कठिनाई हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस चीज़ का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं इसको, जैसे एक कोई पेशेंट है, वो डॉक्टर के पास जाता है और उसको हेडेक हो रहा है, तो वो डॉक्टर को जाकर बोलता है कि मेरे सर में पेन हो रहा है, तो डॉक्टर पता लगाने की कोशिश करता है कि सर में पेन क्यों हो रहा होगा, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो मेडिसिन देता है। तो यही होता है छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिकथन और कारण से क्वेश्चन पूछा है, यानी कि अभिकथन और तर्क। अभिकथन ए है, नया अधिगम पूर्ववर्ती तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए और बच्चे जो भी पहले से जानते हैं उससे संबंधित होना चाहिए। जी हाँ, पूर्ववर्ती तथ्य मतलब होते हैं जो चीज़ आप आज बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो चीज़ उनके पहले के पढ़ी हुई चीज़ से कनेक्टेड होनी चाहिए, यानी कि पहले से उन्हें जो चीज़ें आती हैं वो हेल्प करना चाहिए नए ज्ञान को ग्रहण करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है जिसको बाइक चलानी सीखनी है, ठीक है, बाइक चलानी सीखनी है। अब अगर उसने पहले से साइकिल चलाना सीखा होगा तो वो साइकिल चलाना उसके बाइक चलाने में हेल्प का काम करेगा, क्योंकि साइकिल चलाते हुए बैलेंस बनाना तो उसने सीखा हुआ है ऑलरेडी, है ना, तो उस वजह से ईजी हो जाएगा बाइक चलाना सीखना। तो यही होता है कि जो नया अधिगम होता है, नया ज्ञान होता है, वो पूर्ववर्ती तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए। ये तो सही है। इसके पीछे का तर्क है, बच्चे एक रेखीय तरीके से नहीं बल्कि चक्रीय ढंग से सीखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप कहेंगे ये रेखीय तरीका और चक्रीय तरीका क्या है? तो देखिए, रेखीय तरीका मतलब होता है लीनियर प्रोसेस, यानी कि एक ही दिशा में वो सीखते जाएंगे। देखिए, जैसे कोई बाइक चलाना सीख रहा है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो कभी गिरेगा नहीं, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। छोटी मोटी चोट तो आ सकती है सीखते हुए, है ना। अगर उसको बिल्कुल ही चोट नहीं आएगी तो वो लीनियर हो जाएगा, और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। थोड़ी बहुत चोट तो आ सकती है, डिसबैलेंस हो सकता है, बाइक थोड़ा सा लेफ्ट या राइट साइड को पलट सकती है ना, छोटी मोटी चीज़ें। तो इसको हम कहते हैं चक्रीय तरीका, यानी कि स्पाइरल, ठीक है। और जो आपका विकास होता है और जो सीखने का तरीका होता है ये हमेशा स्पाइरल होता है, चक्रीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही हैं, यानी कि अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं, और आर जो है ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा की नई प्रतिवेदनाएं यह दिखा रही हैं कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दूरी को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई क्या होनी चाहिए? तंत्र होनी चाहिए, बच्चा होना चाहिए, समुदाय होना चाहिए या अभिभावक? तो देखिए, यहाँ पर विद्यार्थी अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शित कर रहा है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहली इकाई होनी चाहिए तंत्र। कौन सा तंत्र? एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। क्योंकि हम हमेशा सीटेट में मानते हैं कि बच्चा कभी गलत नहीं होता है, बच्चों का ग्रुप भी गलत नहीं होता है और अभिभावक भी गलत नहीं होते हैं। अगर गलती है तो कुछ ना कुछ एजुकेशन सिस्टम के अंदर ही है। या तो टीचर जो है एक ही मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, तब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि टीचिंग की तो बहुत सारी मेथड्स हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ऑडियो मेथड से सीखना अच्छा लगता है, यानी कि सुन करके। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें डेमो देख करके सीखना पसंद आता है। तो इस कंडीशन में टीचर को हर एक टीचिंग मेथड में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, तभी जाकर वो बच्चों को अलग अलग टीचिंग मेथड से एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो विश्लेषण की इकाई है एजुकेशन सिस्टम होगा, यानी कि तंत्र होगा। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई छोटी बच्ची ऊँट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाजे के सिद्धांत में यह किसका उदाहरण है? तो देखिए, पियाजे के सिद्धांत में यह है समावेशन का उदाहरण, क्योंकि वो यहाँ पर समावेशन की स्थिति में है। पहले उसने क्या किया, देखिए, बच्ची ऊँट को पहली बार देख रही है, उसने पहले ऊँट कभी नहीं देखा है, लेकिन उसने पहले घोड़ा देखा हुआ है, नॉर्मल जो घोड़ा होता है। तो जब वो ऊँट को पहली बार देखती है तो वो समझती है कि अच्छा, ये ऊँट क्या है? घोड़ा है। और घोड़ा कैसा है? इसकी पीठ ऊंची है, तो ये ऊंची पीठ वाला घोड़ा है। वो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा रही है। तो ये होता है आपका समावेशन, जो कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सभी वैसे जीन पियाजे ने ही दिए हैं। इसी तरीके से आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़ किया जाता है। इन चारों चीज़ों की बात जीन पियाजे करते हैं। समावेशन आप समझ गए। अब हम समझते हैं जीववाद।
जीववाद मतलब होता है फ्रेंड्स निर्जीव चीज़ को भी सजीव मानना। जैसे एनिमिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, वो चल रहा है और चलते चलते उसको बेड के कॉर्नर से चोट लग गई, तो वो बच्चा रोने लगता है। उसके बाद जब मम्मी या पापा आते हैं तो बच्चे को पकड़ के कहते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो वो बेड की तरफ देख के रोता है। तो फिर उसको चुप कराने के लिए क्या करते हैं, बेड को धीरे से एक चोट मारते हैं, कहते हैं लो तुमने मेरी बेटी को मारा या बेटे को मारा, अब हम तुमको भी मारेंगे। यानी कि बेड क्या है, एक निर्जीव चीज़ है, उसके अंदर प्राण तो है नहीं, नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन जो छोटा बच्चा है उसे ये चीज़ अभी नहीं पता है, तो वो क्या होता है, वो निर्जीव चीज़ को भी सजीव मानता है। और जैसे ही बेड को मारेंगे मम्मी या पापा तो वो खुश होने लगेगा कि इसने मुझे मारा तो अब बेड को भी मार दिया मेरे पेरेंट्स ने, ठीक है। तो इस तरीके से निर्जीव चीज़ को सजीव मानना जीववाद हो गया। केंद्रीयकरण मतलब होता है फ्रेंड्स खुद को केंद्र मानना। जीन पियाजे कहते हैं विकास के स्तर में कि बच्चा जो है खुद को सेंटर पे रखता है। वो सोचता है मैं जैसा हूँ वैसी पूरी दुनिया है, जिस तरीके से मैं सोचता हूँ उसी तरीके से पूरी दुनिया सोचती है, तो वो खुद को सेंटर में रखता है, ठीक है। इसे कहते हैं हम केंद्रीयकरण। और संरक्षण का गुण होता है फ्रेंड्स, जैसे संरक्षण मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, ये 2 बर्तन है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें, ये भी 5 ml का है, ये भी 5 ml का है एक, और इसमें भी वाटर भरा है, इसमें भी वाटर भरा है। अब एक छोटा बच्चा है, उसको अगर हम ये दोनों बर्तन दिखाएं और उससे पूछें कि ये इनमें से बड़ा कौन सा है, तो वो हमेशा बोलेगा कि ये वाला बड़ा है, क्योंकि वो दिखने में लंबा है। क्योंकि उसको एक स्टेज ऐसी होती है ना जहाँ पर उसको कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। उसे ये पता नहीं होता है कि ये दिखने में लंबा है, ये दिखने में चौड़ा है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट उसे नहीं पता होता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर उसे ये चीज़ें पता चलने लगती हैं। तो वो कौन सी स्टेजेस हैं, उतना डीप तो अभी हम जाएंगे नहीं। ये जो संरक्षण की कमी होती है, ये होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। और जो संरक्षण का कॉन्सेप्ट बच्चा समझने लगता है वो होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और वो समझ जाता है कि शेप और साइज़ चेंज होने से वॉल्यूम कभी चेंज नहीं हो सकता। तो यही होता है आपका संरक्षण का गुण, ठीक है। तो हमने आज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम डेली की तरह कल मिलेंगे, कल भी लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट। और जो भी स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली सीरीज से जुड़े हैं, बिलीव कीजिएगा आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं CDP सब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेहतर बन रही है। अब हम बहुत जल्द सारे सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। कल से हम हिंदी पेडागोजी भी स्टार्ट करेंगे, साथ में उसके जो पैसेज हैं वो भी लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।